अवेलेबल नहीं है, या उस आदमी को CNIC के उसके पास मौजूद नहीं है, या CNIC की ऑडियंस इस वजह से है कि वो लोग अपने आप को जाहिर नहीं करना चाहते। दोनों वजूहात सुनने के लिए और समझने के लिए मैं तैयार हूँ। अगर आप ये कहते हैं कि CNIC अवेलेबल नहीं है, फेयर इनफ। अगर पाकिस्तान में किसी बंदे के पास CNIC अवेलेबल नहीं है, फेयर इनफ, वी कैन डिसाइड। मगर इस तमाम चीज़ के बावजूद भी हम CNIC के ऊपर हमने ऑलरेडी अगस्त 1 की डेट दे दी है, अभी अप्लाई ही नहीं हो रही वो कानून, और वो सिर्फ स्टेट टेस्ट के लिए है, वो आम इनकम टेस्ट के ख़वानीन के लिए है भी नहीं। और स्टेट टेस्ट में सिर्फ 40,000 लोग रजिस्टर्ड हैं। तो मेरा ये बार बार लोगों को ये बात कहना है कि जी ये थोड़ी सी हमने चीज़ों को ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि जज्बातियत या कह लें आप, या लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा मीडिया हाइप दे दी है, और ये हो सकता है उसकी वजह हमारी खामी हो कि हमने लोगों को कम्युनिकेट प्रॉपर नहीं किया, हमने लोगों को एजुकेट नहीं किया, क्योंकि वो हम और मसाइल में, एजुकेशन स्कीम में और IMF प्रोग्राम में लगे हुए थे, तो हमारे पास वो टाइम नहीं मिल सका हमें। इसीलिए मैं फैसलाबाद आया हूँ, मैं दोबारा आ जाऊँगा। और अगर कोई जेन्युइन कोई रुकावट है, कोई जेन्युइन परेशानी है, तो हम उसके लिए तैयार हैं, सुनने के लिए तैयार हैं। ये बताइएगा कि आपका ताल्लुक क्योंकि FBR से नहीं है जी, यहाँ पर आपने इससे पहले फॉर्म्स का डिफाइन करते रहे, तो आप जितनी भी मुद्दत यहाँ पर रहेंगे तो यहाँ पर जो आपका पहले काम था उसमें ये मुसादम की हो जाएगा, प्रकाश आ जाएगा कि आप पहले टैक्स। देखिए, मैं पहली बात, पता नहीं आप लोग पहले मेरी प्रैक्टिस को जानते हैं नहीं जानते, मेरा शायद ही कोई क्लाइंट फैसलाबाद में कभी रहा हो। मैंने पर्सनली ज़ाती तौर पे इंटरवेंशन विद द टैक्सेशन ऑफिसर बहुत अरसे से छोड़ी हुई है। मैं सिर्फ एडवाइजरी का काम करता था, और मैं टैक्सेशन का काम मैं नहीं करता था। दूसरी बात ये कि दुनिया में जितने भी वकील होते हैं, जजेस होते हैं, वो हमेशा प्रैक्टिस करते हैं। तो मुतसादिम है। अगर आप बजट देखें, अगर आप बजट को गौर से देखें और पढ़ लें इसमें, तो कोई एक शख्स मुझे बताएं जिसमें कहीं मेरे किसी कोई ऐसा अमल आपको नज़र आया हो जो मेरे किसी अमल से मुतसादिम हो। और अगर हो तो मैं आपको तमाम लोगों को ये दरख्वास्त करूँगा कि मुझे बताएं कि ये देखें जी, ये आपके पुराने किसी कौल और फेल से मुतसादिम है, मैं उसके लिए तैयार हूँ। देखें, ये जो पोजीशन है, ये एक ज़िम्मेदारी है, ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, और एक ट्रांजिशन की तरफ हमें जाना है। ये किसी एक पर्टिकुलर ज़ात से रिलेट नहीं करती, अल्टीमेटली इन्हीं लोगों ने इसको संभालना है, और आगे हेल्प कर सकेंगे वो करेंगे, और इस ट्रांजिशन को आगे लेके चलेंगे। ये जी क्या जी, एमनेस्टी स्कीम की जब डेडलाइन खत्म हुई है, उसके बाद जो जिन्होंने एहसास ज़ाहिर नहीं किए उनके लिए मैकेनिज्म क्या बनाया जा रहा है, क्या अहदाफ हैं? इसके अलावा अवाम अब देख रहे हैं उनको एहसासों से ज़ाहिर करने से या किसी चीज़ से भी कंसर्न नहीं है, ऊपर को पकड़ा जा रहा है, नहीं पकड़ा जा रहा। वो कह रहे महंगाई कैसे कम होगी, क्या होगी, महंगाई कैसे कम होगी। अच्छा, तो IMF से भी आपको किस्त मिल गई है, इसके अलावा भी रेवेन्यू भी मिलना शुरू हो गया है। तो आवाम को क्या मैसेज दे रहे हैं कि अब महंगाई पे GDP में कब बेहतरी आएगी और महंगाई कब नीचे जाएगी? सर देखिए, बात ये कि आपने देखा होगा कि हमारे पास टैक्स कलेक्ट करने का सबसे आसान तरीका ये था कि हम सेल टैक्स का रेट को 17 से 18, 18 से 19 कर देते। लेकिन सबसे हम इतने लोगों के सवालों के जवाब दे रहे हैं, लोग उससे आके मिल रहे हैं, रेजिस्टेंस को बर्दाश्त कर रहे हैं, उससे आसान तरीका था हम खामोशी से 17 को 18 कर देते, तो ये सारा किस्सा ख़त्म हो जाता। मगर वो हमने नहीं किया। महंगाई की जहाँ तक आप बात करें, महंगाई का ताल्लुक, महंगाई का ताल्लुक है, मगर क्योंकि ये जो ताल्लुक, अगर मैंने जिस तरह इनके सवाल के जवाब में कहा कि इस गवर्नमेंट ने, मैं दोबारा आपको रीस्टेट करता हूँ, इस बजट में मैं आपसे फिर दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे बताएं कौन सा नया टैक्स लगाए। मुझे एक टैक्स का नाम बता दें, मैं उस टैक्स को वापस लेने को तैयार हूँ अभी इसी को बैठे हुए। अच्छा, अब सवाल आता है कि महंगाई की जो कुछ वजूहत में से एक वजह ये भी है कि हमारा जो रुपये डॉलर पैरिटी है वो एकदम से डिस्टर्ब हुआ। वो डिस्टर्ब जो हुआ, उस डिस्टर्बेंस की वजह मुख्तलिफ वजूहत है, मैं उसके लिए कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, उसके लिए गवर्नर स्टेट बैंक आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं और वही इस पर कमेंट कर सकते हैं। मगर मैं सिर्फ ये इतना कह सकता हूँ, नॉट एज ए चेयरमैन FBR बट एज ए स्टूडेंट ऑफ इकनॉमिक्स, कि जो 30 जून 2018 था, 30 जून 2018 जब इस पार्टी की गवर्नमेंट नहीं थी, तो 30 जून 2018 में $19 बिलियन का पाकिस्तान में करंट अकाउंट डेफिसिट था। चाहे मैं इस गवर्नमेंट की अच्छा या बुरा या गलत या सही की बात नहीं कर रहा,
61 बिलियन डॉलर की मेरी इंपोर्ट थी और 20 बिलियन डॉलर की मेरी एक्सपोर्ट थी और 20 बिलियन डॉलर का मेरा रेमिटेंस था, तो 18-19 बिलियन डॉलर की मैं शॉर्टफॉल में जा चुका था। तो अगर आप मुझे ये समझाएं कि अगर 19 बिलियन डॉलर की शॉर्टफॉल हो तो क्या आपके ख्याल में किसी तरीके से बाज़ार में डॉलर फेंक के डॉलर की वैल्यू को बैलेंस करना किसी लिहाज से भी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए और चीज़ों के लिए सही था या नहीं था? तो ये ख़त्म, इस पर ऑल्दो सब्जेक्ट मेरा नहीं है, मैंने इस तरह कहा कि FBR का सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट हबीब शेख साहब का या रज़ा बाकर साहब का, उनसे ये सवाल कर सकते हैं। मगर महंगाई अपनी जगह पर है। हमारा जो स्ट्रेस है, अगर आपने कल की मेरी 2-3 चीज़ें सुनी हो लाहौर चैम्बर में, मैंने कहा था कि हमारा स्ट्रेस जो है वो ये है कि हम बहुत सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं, और आपने उस मीटिंग का हवाला भी सुना होगा जिसमें चीफ आर्मी स्टाफ भी थे और इमरान खान साहब भी थे और हम लोग भी थे, कि हम बहुत सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं 3 चीज़ों को हैंडल करने के लिए। उनमें एक चीज़ है अंडर इन्वाइसिंग, एक चीज़ है स्मगलिंग, और एक चीज़ है अब्यूज़ अफगान ट्रांजिट ट्रेड। ठीक है, हमारे और जो मसाइल हैं, इंटरेस्ट रेट के मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं, और मसाइल हैं हमारे इंडस्ट्री के जो और मसाइल हैं जो आप सब वजह हैं, मैं उस पर सवाल नहीं कर रहा। मगर अगर पाकिस्तान के में अंडर इन्वाइसिंग, अफगान ट्रांजिट ट्रेड और स्मगलिंग के मसाइल को हल नहीं किया जाता तो पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री कभी अपने पैर पे खड़ी नहीं हो सकती। आज आप बाज़ार में चले जाएं, आपके पास टाइल, आपके पास टायर, आपके पास जो भी आइटम है वो आपको मिलता है। इसमें मैं ये भी एग्री करता हूँ, ये कोताही हमारी है, ये कोताही कोई किसी गैर की नहीं है, किसी और ने नहीं की, सब हमने ही हमारे ही कोई इनएफिशिएंसीज हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें आज इस शक्ल में मौजूद हैं। मगर किसी न किसी दिन तो हमें इस चीज़ के ऊपर हाथ डालना है, पर सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं। और जब ये चीज़ जब आप देखेंगे कि जब ये अफगान ट्रांजिट ट्रेड, अंडर इन्वाइसिंग और स्मगलिंग पे, मैं ये नहीं कहता कि ख़त्म हो जाएगी, मगर हम कोशिश करेंगे कि इसमें जहाँ तक कमी हो, बेशी हो सके, वो की जाए। देखिए, एक मेरे पास चॉइस, बड़ी आसान चॉइस थी कि मैं तमाम अपने कस्टम अफसरान को कहता कि वो ज़्यादा बाज़ार में जाकर हैरेसमेंट पैदा करें और स्मगल गुड्स को उठा लें, इसके साथ क्रैक डाउन कर दें। बड़ा आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। उसमें एक पूरा मार्केट्स में क्योस आ जाता, मगर हमने मार्केट्स में जाकर स्मगल गुड्स को हाथ नहीं डाला, ना कोशिश की, या किसी ने किया तो हम उसको रोका। इसलिए कि जब तक हम सप्लाई चेन नहीं रोकेंगे, हम उसकी मार्केट को हाथ नहीं डालना चाहते। तो हमारी कोशिश ये कि पहले हम सप्लाई चेन को रोकें, अफगान ट्रांजिट ट्रेड के सिस्टम को सही करें, अंडर इन्वाइसिंग को किसी तरह बैलेंस करें, और ये सारी चीज़ें एक पैकेज के तहत चलेंगी। तो ये पैकेज आगे बढ़ेगा तो फिर जब ये चीज़ हैंडल होगी। अगर ये हम आइसोलेशन में चीज़ों को लेकर चलते रहेंगे तो ये हल नहीं होगा। जहाँ तक सवाल महंगाई का है, तो महंगाई का अल्टीमेट इलाज, सर महंगाई का अल्टीमेट इलाज 2 है। पहली बात तो ये कि हमें अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन को और एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट देना पड़ेगा। दूसरी बात हमने ये नोट किया है कि जो आम अशिया हैं, बाज़ार में अशिया मिलती हैं, जो खाने पीने की अशिया हैं, उसमें मैन्युफैक्चरर भी सफ़र कर रहा है, उसके पास भी प्रोडक्ट नहीं है, वो उसी बेचता है, लाइक आम है, जो भी खाना दास है, और जो कंज्यूमर है वो भी दरमियान में बहुत बड़ी तादाद में महंगा ख़रीदता है। मगर दरमियान में जो एक मिडल मैन है वो ना टैक्स नेट में है ना सिस्टम में है। तो महंगाई की बुनियादी वजह उस मिडल मैन का रोल है, जिसको हमें कम से कम करना है। उसमें टेक्नोलॉजी भी आहिस्ता आहिस्ता आगे आएगी, और आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ में अगर आप देखेंगे तो जो कल्टिवेटर है वो भी गरीब है और जो कंज्यूमर है वो भी गरीब है। मिडल मैन आर गेटिंग रिचर इन दिस कंट्री। तो ये पूरा एक इकोनॉमिक पैराडाइम है, इसको हमें चेंज करना है, और आपको थोड़ी बहुत इसके ऊपर हमने कोशिश की है इस बजट में, और आइंदा भी इसको हम जहाँ तक हो सकेगा हैंडल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, 5500 अरब रुपए का टारगेट जी। तो टेक्सटाइल सेक्टर भी स्ट्राइक पे है, और उसके अलावा ताजा कंपनी भी स्ट्राइक पे है। सीएसएक्स कंपनी में किस तरह करेंगे, बर्डन ज़्यादा? देखिए बात सुने, देखिए पहली बात तो टेक्सटाइल में जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, मेरी ज़ाती इन्फॉर्मेशन है, आई डोंट नो, टेक्सटाइल की मिलें बंद नहीं हैं। सुन ले मेरी बात, मुझे बात कंप्लीट करने दें प्लीज़। स्पिनिंग मिल्स बंद नहीं है, धागा डीलर्स धागा नहीं उठा रहे हैं जनरली, जहाँ तक मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन है। मसला जो है वो डीलर्स का है, मसला अगले स्टेजेस का है, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन में भी आई एम रॉन्ग।
वो इसलिए कि वो सिस्टम में आना नहीं चाहते, उसके ऊपर उनके पास रेजिस्टेंस है, उसको हमें समझाना पड़ेगा। मगर ये एक टेम्प्रेरी फेज़ है, एक आध दो चार दिन की बात है। ये स्ट्राइक जो है मेरे ख्याल में तो अभी है नहीं, और अगर है तो इसको हम हैंडल करेंगे। देखिए मेरी बात दोबारा समझें, इस चेन को कंप्लीट 2005 में ख़त्म होता है, ये 5 में ख़त्म हुआ था। 2005 में जो पोजीशन थी गवर्नमेंट की कैपेबिलिटी की, ऑटोमेशन की, वो आज 2019 में नहीं है। लोकल टेक्सटाइल की जो सेल है वो आज वो नहीं है जो 2005 में थी। तो अगर आप ये कहते हैं कि टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट सेक्टर टेक्सटाइल सेक्टर इसको कम्प्लीटली स्टेटस रजीम से बाहर रखा जाए, तो शायद ये एक्सपोर्ट के लिए तो ज़रूर मुमकिन है, मगर लोकल सेल के लिए मुमकिन नहीं है। इस पर बातचीत होगी, आगे बढ़ेगी। अब ऐसा इस पर बातचीत होगी। यहाँ सब आगे लाहौर से मिनिस्टर इंडस्ट्रीज़ हैं, तो मैं ये आपको ये बता रहा था कि इस पर कोई हमारी कोई नेगेटिव परसेप्शन नहीं है। हम आज मियाँ साहब आए हैं, हमारे और भी तमाम लाहौर में भी हमने मुलाकातें की थी, और हमें इंशाल्लाह ताला देखिए अभी तक हमारे पास ये हम बातचीत करेंगे। हमें जहाँ तक सेल टैक्स कम होने से आपके 17% को रेट कम करने की बात करें। देखिए लोकल सेल में 17% का कम होने का मेरे पास इसका कोई मैंडेट नहीं है, ना हमारा कोई इरादा है। जहाँ तक एक्सपोर्ट सेल है उस पर नहीं है। प्रॉब्लम जो हमारी है वो हमें समझनी चाहिए, हमें बात को समझना चाहिए कि हमें ये देखना है कि एक्सपोर्टर के ना पैसे फंसें, ना उनका रिफ़ंड डिले हो। ये हमारा बुनियादी मकसद है आज बैठ के बात करने का, और उसको हम देखेंगे। और हमें ये भी अच्छी तरह अंदाज़ा है कि लोकल सेल पर 17% रिकवर किया जा रहा है मार्केटों में आज ये मैं अच्छी तरह अंदाज़ा है इस बात का। तो ये इसका मतलब है मार्केट ने एक्सेप्ट कर लिया है उसको। अब दरमियान में जो एक सेक्टर है वो थोड़ा सा हमसे बात करेगा, हम इंशाअल्लाह उनको मुतमईन करेंगे, और जहाँ तक हो सकेगा गुफ्तगू शरीफ के साथ तहत मसला हल हो जाएगा। जी सर। ज़ाहिद साहब, मेरा अब मैं अपना पहले इंट्रोडक्शन करवा दूँ। दिशाम खान, आजकल मैं 92 के लिए काम कर रहा हूँ। अब जो बजट है, जैसे आपने भी कहा, मैं दोस्तों के लिए भी, बजट में कोई नया टैक्स नहीं है। मैंने पता है, मैं कॉमर्स रिपोर्टिंग कर रहा हूँ पिछले 7-8 साल से, और कोई नया टैक्स नहीं है। और उसमें जो आईडी कार्ड की प्रोविजन है वो सेल्स टैक्स एक्ट 1990 की 27A और 27B के बस ये है, और कुछ नहीं है, और उसमें कुछ नहीं है, कोई नया टैक्स नहीं है। दूसरी बात, ये मिसकंसेप्शन है ना, हम लोग बना रहे हैं, हमें पता नहीं, हम पढ़ते नहीं है, ये हमारी कमजोरी है। तो हमें ये याद है, आप सब पब्लिकली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इस गवर्नमेंट ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। नया टैक्स नहीं है। मुझे बजट जब मैंने सुना, मैंने पढ़ा, मुझे अच्छा लगा, मैंने खुशी की बात ये मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ। और दूसरी बात, जो ऑडिट की आपने बात की, 3 साल तक ऑडिट नहीं होगा, ये ऑडिट पॉलिसी 2014 में भी यही था कि 3 साल तक ऑडिट नहीं होगा। स्पेशल ऑडिट का कहीं थोड़ा सा वो होता है, वो थोड़ा सा इशू रिजॉल्व हो जाता है। STRM रजिस्ट्रेशन विदाउट फिजिकल वेरिफिकेशन ये पहले होती थी, लेकिन उसमें इस बजट में जो है वो थर्ड पार्टी उसको वेरीफाई करेंगी, RPR का कोई ऑफिसर खत्म कर दिया। ये भी नहीं सर, सही थर्ड पार्टी वेरीफाई नहीं करेगी, अब कंप्यूटर वेरीफाई करेगा। कंप्यूटर करेगा, जब वो इनकम टैक्स रिटर्न वो फाइल करेगा तो एक माह बाद उसकी वो हो जाएगी, वो सारा जी हमने बता देता हूँ, वो आप फैक्ट्री की तस्वीर देंगे, हमारा जियोमेट्रिक लाई कर देगा, GPS टैग, उसमें तस्वीरें आएंगी, मशीनरी इंस्टॉल्ड और उसकी इलेक्ट्रिसिटी और बिजली के मीटर इंस्टॉल्ड, उसकी तस्वीरें आएंगी, सारा कुछ आ जाएगा। बजट बहुत ठीक है, लेकिन इसके बाद एक चीज है कि अगर जो मेहरबानी आपने एक्सेप्ट किया, बजट बहुत ठीक है। जैसे आपने फाइनेंस बिल पढ़ा है या तो आपको समझ आया कि कहाँ पर क्या गवर्नमेंट ने किया है, कि नया टैक्स नहीं लगाया, और जो भी जिसने पढ़ा उसको समझ आया। जिसने नहीं पढ़ा और सुनी सुनाई बातों पे जा रहा है वो फिर इसी तरह ही है, यार पता नहीं क्या हो गया। मेरे दोस्त कह रहे हैं कि सवाल की तरफ जाए, टाइम ले लूंगा। जी हाँ जी बोले
38A और 40B मशहूर ज़माना, हाँ जी, जो FBR ऑफिशियल्स डिप्यूट किए जाते हैं और वो चेक करते हैं स्टॉक टेकिंग जो भी हो रही है और ये जिस तरह वो इवेजन हो। फैसलाबाद में 850 मिलियन की इवेजन एडमिट की गई, जिसमें 350 मिलियन टेक्सटाइल सेक्टर था और 500 मिलियन नॉन टेक्सटाइल था, जो उन्होंने एडमिट किया और बाद में जमा भी करवाया, लिटिगेशन में भी गए। मेरा आपसे ये सवाल है, या कहीं पे कुछ कार्रवाई करता है तो उसके साथ वो कम करते हैं, FBR उनके साथ खड़ा नहीं होता। हमारी भी कुछ लिमिटेशंस है। मेरे सामने सलीम साहब बैठे हैं, उनका केस आपको भी पता होगा, मैं भी पता है, 6 साल बाद पोस्टिंग मिली हमें दोबारा। उनका कसूर क्या था? उन्होंने तकरीबन 2.5 अरब की इवेजन, ऐसी चीजें। और कस्टम ऑफिसर जो कोई कार्रवाई करता है, वो कोयटा में आपने देख लिया कल परसों क्या हुआ, गोलियां मारी गई कस्टम ऑफिसर को, तो उनके साथ FBR नहीं खड़ा होगा। ये इशू है, इसको रिजॉल्व करने की जरूरत है। और दूसरा जो हम बहुत देर से सुनते हैं, 40 लाख लोगों का डेटा इकट्ठा कर लिया FBR ने, 30 लाख लोगों का इकट्ठा कर लिया, ये रिटर्न फाइल नहीं करते, टैक्स नहीं देते। FBR की मशीनरी, आप छोटा सा सवाल जवाब बता दीजिए, FBR की मशीनरी कितनी है टोटल? सर मैं आपने बड़ी इसी पढ़ा डेटा के बारे में। देखिए पिछले 2 गवर्नमेंटों से हम ये कहानी सुन रहे थे कि एक नाजरा का डेटा है, मगर वो जिन सामने नहीं आ रहा था। तारिक साहब के पास जाने के बाद वो गायब हो गया था। मगर आप इस बात पे इस गवर्नमेंट को क्रेडिट देंगे, हमारा अजहर साहब को, हफीज शेख साहब को, थोड़ा बहुत हमें, कि हमने वो डेटा आपको 500 रुपये की सहूलत पे अवेलेबल कर दिया, तो वो जिन हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है जी, मानते हैं इस बात को? तो ये जो डेटा की अवेलेबिलिटी है वो आज पब्लिक मेरे पास नहीं है, नाजरा के पास है। आप 500 रुपये दें, सहूलत का अकाउंट में जाएं, देख लें आपकी ट्रैवलिंग कितनी है, आपकी गाड़ी कितनी है। इसके अलावा हमारे पास एक बगैर पैसे के भी IRS की वेबसाइट है मालूमात के नाम से। ठीक है जी, उसमें जाएं, आपको पता लग जाएगा कि आपके पास क्या एसेट्स है, क्या डेटा है। तो जो चीज़ पिछले 10 साल में सारी गवर्नमेंटें ट्रांसपेरेंसी पे नहीं आ सकी थी, हम आने की तरफ कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिशें, नाकामी अल्लाह ताला देने वाला है। जहाँ तक आपने बात की अफसरों वो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। पिंडी में आज वो बंदा, कोयटा वाला जो बंदा जिसको उन्होंने मैन हैंडल किया था, वो बंदा आज अभी पकड़ लिया गया है, अभी तक मेरी इन्फॉर्मेशन है। और आप देख रहे हैं इस वक्त चेयरमैन FBR शब्बर जैदी ताजिर बिरादरी से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।